अस्सलाम वालेकुम खादिम हज़रात। 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे और छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन अगर उसमें चाहिए होगी तो वो भी हम करेंगे। लेकिन बेसिकली 3 टॉपिक्स पे आज हमने बात करनी है और बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। नंबर 1 जो पीटीआई में हो रहा है, पीटीआई के अंदर इस वक़्त एक यूँ लगता है जैसे कोई अभी जिस तरह ईरान और इसराइल की जंग हो रही थी, उसी तरह की जंग पीटीआई के अंदर भी शुरू हुई हुई है। यानी कुछ पता नहीं चल रहा कि कोई डायरेक्शन है भी कि नहीं है, कायद कौन है, कौन उस तरह काम कर रहा है, हू इज़ कॉलिंग द शॉट्स। एक केओस की कैफियत हमें नज़र आ रही है व्हिच इज़ वेरी बैड फॉर द पार्टी और जो ओवरऑल कॉज़ है उसके लिए। और कल भी मैंने आपको कहा था कि जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जो पीटीआई है, वो अपने आप को माइनस कर रही है। इमरान खान तो माइनस हो ही नहीं सकता, ये पीटीआई अपने आप को माइनस कर रही है। तो ये देखते हैं और साथ ही साथ हम तभी देखेंगे कि जो ट्रंप साहब की जो सूरत-ए-हाल है, इस वक़्त वो यूरोप में थे तो उन्होंने बड़ी-बड़ी वहाँ पे भी जाके बातें की हैं, बड़ी तारीफ़ें की हैं मुख्तलिफ लोगों की, ख़ास तौर पे हमारे फील्ड मार्शल साहब की भी उन्होंने तारीफ़ कर दी है, ईरान की भी तारीफ़ की है और फिर जाते-जाते आज उन्होंने नेतन्याहू के लिए भी ज़बरदस्त किस्म के ट्वीट्स कर दिए हैं, उनकी भी तारीफ़ों के पुल बाँध दिए। लेकिन दूसरी तरफ देखें नेतन्याहू क्या कर रहा है कि गज़ा में 78 लोगों को आज शहीद किया है उसने, 78 ये गज़ा में हो रहा है। ये हद है वैसे इंतहा की कि इन्होंने तबाही फेंक के रख दी है। और दूसरी तरफ आखिर में थोड़ी ज़रा बात करेंगे एक नया स्टार जन्म ले रहा है और वो न्यूयॉर्क में जन्म ले रहा है। बिल्कुल मुझे याद आ रहा है जब मैं वहीं पे था, जब ओबामा ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉस्टन में स्पीच की थी और वो उसने उनको कैटापल्ट किया था पूरे नेशनल स्टेज के ऊपर। ये इसी तरह का ज़ोहरान ममदानी साहब जो हैं, वो न्यूयॉर्क की जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी है, वो उन्होंने जीत ली है, व्हिच इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। और एंड्रयू कुओमो को उन्होंने हराया है, जो कि गवर्नर का बेटा है, पहले भी खुद भी गवर्नर रहा हुआ है। तो मैंने उनकी उनके जो वालिद साहब थे, उनको भी मैंने देखा हुआ है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ट्रंप साहब ने उसके बारे में भी कह दिया। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, वो कहते हैं कि वो 100% कम्युनिस्ट लुनेटिक है। ममदानी के बारे में कह रहे हैं और वो डरा रहे हैं लोगों को कि वो इससे ज़रा बचें। तो इसका ज़रा तजिया करते हैं, तीनों चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे दोस्त अमेरिका से जनाब असद फैज़ साहब, उनसे बात करेंगे। असद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप ससाना साहब? अल्लाह का शुक्र है असद भाई, नाइस टू सी यू। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, इसके ऊपर आपका तजिया मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि पीटीआई को जिस तरह आप जानते हैं उस तरह कम लोग जानते हैं। पीटीआई के अंदरूनी मामलात को आप समझते हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ये इस वक्त जो हम देख रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि मुश्किल हालात हैं, सब कुछ है, लेकिन मुश्किल हालात तो बाकी पार्टीज़ पे भी आए थे, नून पे भी आए थे, पीपल्स पार्टी पे भी आए थे। लेकिन जिस तरीके से पीटीआई की क़यादत जो है वो बिहेव कर रही है और बचगाना तरीके से कर रही है, ये तो हमने पहले कभी नहीं देखा था। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए, मेरे ख़्याल में जब खान साहब को हुकूमत से अलग किया गया और क्रैकडाउन किया गया पीटीआई के ऊपर और स्पेशली फिर तो उनका ये ख़्याल था कि पीटीआई शायद डिसइंटीग्रेट हो जाएगी हाँ। या लेकिन वो हुआ नहीं। तो फिर उनको वो 9 मई करना पड़ा, ठीक है ना? तो 9 मई करा उन्होंने और उसके अंदर जो है वो थोक के हिसाब से लोगों को पकड़ा उन्होंने, लोगों के ऊपर ज़ुल्म किया, ज़्यादती की और वहाँ बहुत से लोग पीटीआई से निकले, जिसमें बड़े-बड़े नाम थे, जैसे जहांगीर तरीन हुआ, जिसमें खटक हुआ, जिसमें असद उमर हुए, जिसमें बहुत सारे बेशुमार बड़े-बड़े लीडर जितने भी थे। लेकिन एक जो एस्टेब्लिशमेंट ने एक बात रियलाइज़ की कि उनके जाने से पीटीआई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि इनफैक्ट वो जो पीटीआई को छोड़ के गए, वो गुमनाम हो गए, उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई। वो बेचारे अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहे और इमरान खान की बजाय उससे कि मकबूलियत कम होती या पीटीआई की वो और ज़्यादा पीटीआई स्ट्रॉन्ग होती चली गई, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई। तो अब एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे ख्याल में जो नई स्ट्रेटजी अपनाई, उन्होंने कहा कि ये दिस इज़ नॉट वर्किंग। हम लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, उससे तो पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचा, डैमेज नहीं पहुंच रहा। तो उन्होंने फिर जो नई स्ट्रेटजी अपनाई वो ये थी कि पीटीआई को अंदर से तोड़ा जाए, क्योंकि वो बाहर से तो नहीं टूट रही। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को पीटीआई के अंदर कंप्रोमाइज किया, आप डराया धमकाया कह हुँ, सकते हैं आप हाँ, उनको, उनके ऊपर प्रेशर डाला, उनको खरीदा या किसी भी तरीके से। लेकिन इस दफा स्ट्रेटेजी ये थी कि पीटीआई छोड़ेंगे नहीं, वहीं रहेंगे पीटीआई हुँ। और अंदर रह के पीटीआई सारा को। काम। जी बिल्कुल, और अंदर से ही जो है जिस तरह अंग्रेजों ने किया था ना कि वो नवाब सिराजुद्दौला
क्या जो वो सुपर सालार था, उसने जब ऐन वक्त पे जब जंग हो रही थी तो उसने कहा कि तनख्वाहें बढ़ रही हैं, सारे फौजी यहाँ आ जाओ, तो सब तनख्वाहें लेने के लिए चले गए वो अंग्रेज जो थे। हाँ इसी तरह उन्होंने टीपू सुल्तान में का भी वो बिल्कुल यही हुआ था ना टीपू सुल्तान का भी, कि वो गद्दारी हुई थी ऐन वक्त के ऊपर। देखें, ये बहुत पुरानी टेक्निक है, और लेकिन इसको बदकिस्मती ये है कि वो तो अंग्रेज थे, उन्होंने अप्लाई किया मुसलमानों के खिलाफ। यहाँ हमारी अपनी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जो कि क्लियर हो गई बात। अब क्या हो रहा है कि जो अंदर उनके जो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जो उनके टाउट्स हैं, जो आप उसको कुछ भी कह लें, उनके पेरोल के ऊपर हैं, जो उनके हमदर्द हैं, वो अब अंदर से पीटीआई की जड़ें काट रहे हैं और अंदर से उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने देखा अली अमीन गंडापुर साहब ने जब भी एक बात खान साहब पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं पीटीआई के साथ, ये इसका एक ही हल है, वो है स्ट्रीट पावर। आपको याद होगा जब से खान साहब को कैद हुए, जब से खान, बल्कि इनफैक्ट कैद होने से पहले भी यही कह रहे थे कि स्ट्रीट पावर ही इसका एक हल है और कोई हल नहीं। और इनको और एस्टैब्लिशमेंट को पता था कि यही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उन्होंने पूरी कोशिश की। अली अमीन गंडापुर हुए, अपना वहां पे बाकी जो लोग हैं, गौहर हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं, उमर अयूब हैं, इन्होंने पूरी कोशिश की कि पीटीआई किसी तरह स्ट्रीट पावर ना कर सके और अपने आप को एग्जर्ट ना करा सके। उससे ये फिर नुकसान ये हुआ ना कि जो हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज नहीं हो सके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत से लोग डिसहार्टेंड भी हो गए, बहुत से लोग हाँ, लेकिन असद भाई वो बात ठीक है, वर्कर्स भी डिसहार्टेंड हैं, सब कुछ है, और इस वक्त हम सोशल मीडिया पे जो हाल देख रहे हैं और जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है वो आप भी देख ही रहे होंगे। लेकिन मसला ये है कि जो हमारी जो पीटीआई की जो लीडरशिप है वो क्या कर रही है सो कॉल्ड, और ख़ास तौर पे सलमान नकरम राजा साहब जैसे जो लोग हैं वो भी पहले एग्री करते हैं बजट के हवाले से, और फिर रात के 1-2 बजे जो है वो ट्वीट कर देते हैं कि जी नहीं, ये अफसोसनाक हुआ, ये इस तरह नहीं होना चाहिए और सब कुछ होना चाहिए। ये मतलब इसका मतलब है कि क्या पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो फारिग हो चुकी हुई है और पीटीआई जो है वो बिल्कुल नॉन एक्सिस्टेंट है इस वक्त? देखिए, 2 तरह से लीडरशिप फारिग है। वो कुछ तो वो लोग हैं जैसे अली अमीन गंडापुर हुए, गौहर हुए, उमर अयूब है, शिबली फराज हुए, ये लोग तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और ये पीटीआई की मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो क्या इमरान खान को नहीं पता, इमरान खान को नहीं पता कि ये कॉम्प्रोमाइज है? नहीं, देखें आप, ये बात कल वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे थे आर्गुमेंट को, इमरान रियाज खान, कि भाई उनको तो इमरान खान ने लगाया, वो निकाल क्यों नहीं देते। आप ये देखिए ना, कितने महीनों से इमरान खान से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा, इमरान खान का कोई मैसेज नहीं आ रहा बाहर, उनके लॉयर्स को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, तो वो डिसीजन कैसे लें? उनको तो पता नहीं है कि हो क्या रहा है बाहर। इमरान खान को कैसे पता चलेगा? उनका डिसीजन, एक्चुअल डिसीजन तो शायद बाहर भी नहीं आता। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ। तो इमरान खान को तो उन्होंने एक आइसोलेशन में रख दिया हुआ है, उनको ना बाहर की खबर अंदर जा रही है, ना जो वो कहते हैं वो बाहर आ पाता है कभी कभार, और वो भी उनकी बहनों के जरिए, और वह भी उनकी बहनों को रोजाना तो नहीं मिलने दिया, तो कभी कभार उनकी बहनों को मिलने दिया जाता है। तो वो, अब जारी बात है, आप 3 महीने में एक दफा उनकी बहन को मिलने देंगे, तो वो इतनी लंबी, और वो होती भी मीटिंग आधे घंटे की है, तो वो क्या क्या बातें करेंगे, किस तरह की बातें करेंगे, स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर सकते। तो ये आप, मेरे ख्याल में हमें ये फैक्टर बीच में से निकाल देना चाहिए कि खान साहब ने ही अपॉइंट किया था, तो खान साहब निकालते क्यों नहीं है, और क्योंकि खान साहब के पास वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई है, उनको बंद करके, आइसोलेट करके, उनको अलग जगह रख के, उनको कम्युनिकेशन, देखिए ना, अब 3 महीने बाद खान साहब से मिलने के लिए गया, कौन गया? सैफ, सेनेटर सैफ सेनेटर, सबसे बड़ा जो टाउट है एस्टेब्लिशमेंट का, वो सेनेटर सैफ, वो नहीं, बाकी और कोई नहीं जा सकता। अलीमा खान को आपको पता महीनों हो गए नहीं मिलने दिया गया अभी तक। सलमान अकरम राजा, क्वेश्चन तो उठता है ना कि फिर इस तरह के जो टाउट हैं फिर उनको रखा हुआ क्यों था पीटीआई में? किसने रखा हुआ है भैया? आप लोगों ने रखा हुआ है। कह रहा हूँ, किसने रखा हुआ है, कौन रख रहा है? ये सैफ के मुतालिक खुद इमरान खान ने इसको फारिग किया था, लेकिन अली अमीन गंडापुर जो कि खुद में टाउट है, उन्होंने इनको रखा हुआ है अपना एडवाइजर बना के। तो फिर पीटीआई तो खत्म हो गई ना, फिर टाउट रह गए ना, बाकी तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ।
पीटीआई देखिए मैं अब अच्छा और जो कुछ लीडरशिप हैं जो कि सिंसियर जैसे सलमान अकरम राजा हैं उनको नहीं मिलने दिया गया। अब मतलब महीने 3 महीने से नहीं मिलने दिया गया उनको। लेकिन सलमान अकरम राजा के साथ भी मसला यही है कि ही इज अ ब्रिलियंट लॉयर बट ही इज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। दैट्स द प्रॉब्लम। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है लेकिन उनमें वो सियासी सलाहियतें नहीं है। ये बड़ी लेकिन आप बदकिस्मती है। ही का फैसला था ना, पीटीआई का फैसला था कि हमें वकला को क़यादत देनी है, वकला के ऊपर क्रैकडाउन नहीं हो सकता, वकला ये होते हैं वो होते हैं। वकला जब से आए हैं पीटीआई का आप हाल देख लें क्या हो गया। देखें आप मुझे बताएं चॉइस क्या थी उस वक्त। हर एक को पकड़ पकड़ के उल्टा लटका लटका के नंगा कर करके मारा जा रहा था जब खान साहब ने डिसीजन लिया था। आप हालात भी तो देखिए ना किन हालात में डिसीजन लिया गया था और उस बात को भी 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया है लेकिन खान साहब को चूंकि आइसोलेशन में रखा गया है उनसे किसी को बात नहीं करने दी जा रही किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। उस वक्त 2 साल पहले जब खान साहब ने डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही डिसीजन था क्योंकि अलावा वकला के कोई सबको बंद कर दिया तोड़ दिया पीटीआई को। अब चेंज होना चाहिए लेकिन खान साहब को उन्होंने आइसोलेट किया अब हुआ है। होगा क्या, अब देखें ना इसका सोल्यूशन ठीक क्या है है, हाँ जरा मुझे इसका कोई रास्ता बताएं। बिल्कुल रास्ता यही है कि पीटीआई असल में खान साहब ने पहले भी कहा था ये बात। उनको ऐसा नहीं है कि खान साहब को अंदाजा नहीं है। खान साहब को बिल्कुल ये अंदाजा हो गया है और काफी पहले हो गया था कि ये लीडरशिप बिकी हुई है कॉम्प्रोमाइज्ड है और ये किसी काम की नहीं है। कायद आजम ने जिस तरह कहा था मेरे जेब में सारे सिक्के खोटे हैं तो उनको भी पता चल गया इमरान खान को भी ऐसा नहीं है। लेकिन एक मसला है बहुत बड़ा और वो ये है कि इस स्टेज के ऊपर वो लीडरशिप उस पोजीशन में नहीं है कि वो इसको जगह हटा के उसको लगाएं और 2-3 दफा किया भी उन्होंने लेकिन डिड नॉट वर्क आउट। अब इस वक्त खान साहब ने जो बात खुद कही है हमें वो सोचना चाहिए क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मैं हूं और मेरे वर्कर्स हैं। अब मसला सारा ये हो रहा है कि बीच में कोई आदमी ऐसा नहीं है क्योंकि जो वर्कर्स को ऑर्गेनाइज कर सके। क्योंकि ये सबसे बड़ा जो फ्लॉ इस वक्त मसला पड़ा हुआ है वो ये है कि वर्कर्स को इस वक्त कोई लीडर की जरूरत नहीं है वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। आप मत देखें अली अमीन की तरफ आप मत देखें गौहर की तरफ और लोगों ने देखना छोड़ दिया है। आपको पता है कोई अली अमीन की तरफ नहीं देखता। कोई वर्कर की बात कर रहा हूं कोई जो है वो गौहर की तरफ नहीं देखता कोई शिबली की तरफ नहीं देखता कोई उमर अयूब की तरफ नहीं देखता। लेकिन एक मसला ये है कि अब लीडर्स को ग्रास रूट के लेवल पर ऑर्गेनाइज करने वाला कोई नहीं है। और ये मेरे ख्याल में इशू ये नहीं है कि लीडर कॉम्प्रोमाइज हो गए वो तो है ही। मेरे ख्याल में ये भी इशू नहीं है कि वो पीटीआई के खिलाफ जो है वो साजिशें कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं काफी अरसे से। इशू ये है कि पीटीआई के वर्कर को ग्रास रूट के लेवल पे ऑर्गेनाइज कोई नहीं कर पा रहा। उस कोशिश की थी उन्होंने आलिया ने हमजा ने पंजाब में और वो भी काफी अकेली है ना, वो भी क्या करें, उनके पास भी तो वो है। बिल्कुल यही मसला है। और हाँ, केपी में उन्होंने खान साहब ने जुनैद अकबर को बताया जुनैद अकबर किसी काम की नहीं है। वो भी ठुस जुनैद हो गया। अकबर पता नहीं क्या कुछ नहीं किया तो फिर अब हालांकि उन्होंने किसी और अच्छी खासी क्रेडिबिलिटी थी उससे जब शुरू में आया था। बिल्कुल यही हुआ है। तो देखे ना अब खान साहब बेचारे यही कर सकते थे ना कि देखा उन्होंने कहा यार जुनैद अकबर सही लग रहा है चलो तो इसको आगे दे देते हैं। फिर बात तो ये है ना कि फिर जो एस्टेब्लिशमेंट है दे आर विनिंग। उनका 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 जो काम है जो वो करना चाह रहे थे, इन फाइटिंग करवा दी, डिविजन्स हो गई, सब कुछ हो गया। इसका मतलब है कि वो कामयाब हो गए। कामयाब इस हद तक हुए हैं आपकी बात मैं मानता हूं। इस हद तक कामयाब हुए हैं कि पीटीआई की जो लीडरशिप थी उन सबको कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और सबको जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने पपट्स के तौर पे। लेकिन कामयाब यहाँ बुरी तरह फेल हो गए कि पब्लिक में पीटीआई के वर्कर्स में खान साहब की जो का जो सपोर्ट थी की जो मोहब्बत थी वो उसी तरह बरकरार है। अभी जो वो तो है, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन हाँ तो ये असल में मसला ये उसमें हो रहा है मसला ये है कि ना कि अभी प्रैक्टिकली स्पीकिंग अभी प्रैक्टिकली स्पीकिंग ठीक व्हाट वी नीड इज जैसे आलिया हमजा है पंजाब में उसके साथ 3-4 बंदे और चाहिए वहां पे। इसी तरह केपी के में सॉरी यू नीड 2-3 पीपल कि जो वर्कर्स को ऑर्गेनाइज करे। दैट्स ऑल वी नीड। वर्कर को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग चाहिए। वर्कर वो नहीं खुद करते। बाहर निकलेंगे। वर्कर खान के साथ खड़ा है वो जान देने के लिए अभी भी उसी तरह तैयार खड़ा हुआ है और ये उसका फैसला इंशाल्लाह सूनर और लेटर देखें जब जब सड़कों पे ही वर्कर्स को होगा।
वर्कर्स को ऑर्गेनाइज जिसने करना है, वो सारे के सारे जिनके बारे में हर बंदा एक दूसरे को कह रहा है कि ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये गद्दार है। जब ये सारे बाहर निकलेंगे, इनके पीछे बंदा ही कोई नहीं आएगा, तो ये नहीं क्या करें? नहीं, ये करेंगे भी नहीं ऑर्गेनाइज, ये कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, आप तो समझ फिर नहीं कहाँ रहे से हैं। लाएंगे लीडर्स हमें ऐसे? नए लोग चाहिए, जिस तरह खान साहब जुनैद अकबर को लेके आए थे, और उसके बाद क्या नाम है उनका, उनको ये केबी में लेके आए, उनका नाम भूल रहा हूँ, जो जिनको इंचार्ज बनाया है उनका, नियाजी किसका? साहब है ना वो, तो वो जिया इसी तरह हमें जियाउल्लाह ने है जियाउल्लाह नियाज़ी? नहीं, जिनको खान साहब ने उनकी जगह इंचार्ज बनाया है, जुनैद जुनैद अकबर की जगह। बहरहाल द पॉइंट इज कि वो अब ऑर्गेनाइज, वो आगे बढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसकी जब भी ये ऑर्गेनाइज होगा, और मैं आपको बताऊं वर्कर्स, आई एम मैं देखता, मैं चूंकि बहुत सारे ग्रुप्स में भी हूं, मैं सुनता रहता हूं लोगों की बातें, वर्कर्स आर रेडी। ऐसा नहीं है कि वर्कर डर रहे हैं और वो भाग रहे हैं और वो तैयार नहीं है, वर्कर्स तो रेडी हैं, उनको कोई कोई भी ऐसा लोग चाहिए कि जिसको वो ऑर्गेनाइज कर सकें। देखें, वर्कर्स भी रेडी हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको लीड करने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, मैंने जिस तरह कहा कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग एस्टेब्लिशमेंट ये इसमें कामयाब हुई है पीटीआई को इस तरह तबाह करने में। फिर आप ओवरसीज़ का चैप्टर्स देख लें, वो सारे के सारे देखें, वो बिल्कुल इनफेक्टिव हो गए हुए हैं, वहाँ पे उनको बैकिंग मिल रही है। अभी आप देखें ट्रंप ने कितनी दफ़ा उनकी तारीफ़ कर दी है, आज भी उन्होंने तारीफ़ की है, और इस लिहाज से देखा जाए तो पीटीआई इज़ ऑन 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 इट्स बैक फुट। नहीं, ये आप बिल्कुल ये इससे कुछ मतलब ना लें कि ट्रम्प ने अगर उनकी तारीफ की है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो जो कर रहे हैं वो जीरो हो गया है। दिस इज नॉट द केस। ओवरसीज पाकिस्तानी में उन्होंने जानबूझ के कंफ्यूजन क्रिएट की है। आपको पूरे अमेरिका में 500,000 के करीब पाकिस्तानी है, आपको 100 लोग तो ऐसे मिल जाएंगे ना कि जो उनके साथ हों, और जारी बात है तो आप ये देखें ना, कितने पाकिस्तानी गए थे पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान गए थे, कितने उनके साथ खड़े हुए, 100। अब ये जो मुनीर आया हुआ था इस वक्त, इसने जो इवेंट हुआ था जिसके ऊपर, पहली बात तो ये कि उसमें ज्यादातर लोग जो थे वो एम्बेसी के स्टाफ और उनकी फैमिली थी, नंबर 1। नंबर 2, उससे हटके जो पाकिस्तानी थे वो 50-60 से ज्यादा नहीं थे। तो ठीक है, आप वो तो एग्री, अगर तो दैट इज। पाकिस्तानी देखिए ना, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर ये बात सही होती कि पाकिस्तानी जो है वो खत्म हो गए हैं बिल्कुल ही और वो सब, तो उस वक्त 1000-2000 लोग होने चाहिए। खान साहब जब आए थे डीसी, तो मैं भी वहां था, वो बास्केटबॉल स्टेडियम में 25,000 लोग थे, वो और कम देखिए, से कम 10,000 बढ़ खड़े हुए थे। खान तो साहब का मुकाबला उनसे नहीं हो ये नहीं, सकता। मेरा मकसद कहने का ही इज ये अ कि ऐसा पॉलिटिकल नहीं लीडर। है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि उन्होंने आपका जो जो इफेक्टिवनेस थी उसको उन्होंने काफी हद तक डैमेज कर दिया। नहीं, ठीक है। इफेक्टिवनेस से देखिए, इफेक्टिवनेस आप कुछ हद तक आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक ये भी होता है ना कि अब 2 साल हो गए हैं लोगों को अंदर, तो थोड़े से लोग थक भी जाते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा मौका आता है तो लोग निकल भी आते हैं। और आपने देखा होगा कि मनीर आया हुआ था, 5,000 लोग निकले थे उस वक्त। ये पूरे अमेरिका से आए थे, हर जगह से, कनाडा से आए थे, हर जगह से आए थे उस वक्त। तो उसका मतलब ये हुआ कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। ये जरा भी कोई ऑर्गेनाइज करने वाला हो, जरा भी कोई अगर कोई इनको डायरेक्शन देने वाला हो, तो ये चलें, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करते अब हैं। जरा आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, और वो है ईरान और इसराइल का जो मामला चल रहा था, उसमें ट्रंप का जो फैक्टर है वो भी हम देख रहे हैं। ईरान ने जंग लड़ी, 12 रोज़ा, जिस तरह ट्रंप कह रहे हैं, 12 रोज़ा जंग लड़ी। तो हमने लड़ी थी कोई 4-5 घंटे की। हमने एक फील्ड मार्शल प्रोड्यूस कर दिया, ईरान को तो 12-13 फील्ड मार्शल प्रोड्यूस कर देने चाहिए थे, अभी तक उनकी तो ये तो कोई यार भी नहीं देखे है। ना, हमारी बड़ी बदकिस्मती और है वो कि बाकायदा हमने तौर पर उन्होंने तो इसराइल का मुकाबला किया, जो कि बहुत बड़ी ताकत है, और उसका वो उन्होंने उड़ा के रख मुकाबला दिया। थोड़ी किया सर, उनको तबाह बर्बाद कर दिया इसराइल वही मैं को। कह रहा हूँ ना, कि उन्होंने तो इसराइल उसको को उड़ा के रख आधा तल अवीव तबाह कर दिया, वो दूसरा जो है क्या नाम है उसका, हेब्रोन नहीं, वो दूसरा शहर जो है हैफा अ, हैफा जो हैफा। हैफा, हैफा को हाँ। तो टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ बचा नहीं है हैफा के अंदर। खुद इजरायली, मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, खुद इजरायली ये कह रहे हैं कि कभी आज तक इतना नहीं हुआ, और ये इजरायली इतने खौफजदा सहमे हुए हैं। अभी तक जंग खत्म हो गई है, वो ईरान के मिसाइलों के डर से निकलते नहीं है कि कभी पता नहीं दोबारा क्या हो जाए। तो क्या ये ये जो हम पूरी एपिसोड देखें, इसमें क्या एक 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 नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है? क्या हो क्या जी रही है जी जो ग्लोबल जी, साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। असल में ना हमें इसको थोड़ा सा अम, बड़े पर्सपेक्टिव में चीजें देखनी चाहिए। हम्म, हुआ यही था ना कि जब कोल्ड वॉर जब खत्म हुई थी, जब सोवियत यूनियन हार गया था अफगानिस्तान के अंदर, वो डिसइंटीग्रेट हो गया था,
तो अमेरिका वाज द ओनली सुपर पावर लेफ्ट इन द वर्ल्ड और उस वक्त चाइना भी इतना स्ट्रांग नहीं था। तो वो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई थी, एक पावर थी, एक अमेरिका, और उसने जो चाहे तबाही मचाई। वहां पे इराक पे जाके तबाही मचा दी उसने, लिबिया पे कब्जा तोड़ दिया, सीरिया को हर जगह तबाही और बर्बादी की अमेरिका ने, जो कि उसका स्टाइल है। लेकिन अब इस दौरान फिर ये हुआ कि नया एक और पावर सेंटर इमर्ज होना शुरू हुआ। चाइना एज अ पावर सेंटर इमर्ज हुआ, हो गया। रशिया हुआ, क्योंकि रशिया हैज आल्सो बाउंस बैक, और मिलिट्री पावर भी इनके पास है, इकोनॉमिक पावर भी है। तो आप यूं समझेंगे जो वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो फंडामेंटली चेंज होके यूनिपोलर से मल्टीपोलर हो गया है, इसमें चाइना और रशिया एक साथ। और ये बात आप नोट कीजिए कि ये अमेरिका की, या इसे कहते हैं नॉर्थ की या अमेरिका की, ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं जिसे, और चाइना और रशिया का जो ब्लॉक है उसको ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो ये ग्लोबल नॉर्थ यानी अमेरिका और उसके यूरोपियन अलाइंस की तीसरी शिकस्त है। एंड आई विल टेल यू, पहली शिकस्त जो हुई उनको वो यूक्रेन में हुई, जब इन्होंने अनप्रोवोक्ड जाके हमला किया और रशिया के ऊपर। रशिया जो है वो बहुत ज्यादा तबाही नहीं करना चाहता था, लेकिन ये इनकी हिम्मत इतनी बड़ी कि जाके उन्होंने रशिया के अंदर घुस के उसकी न्यूक्लियर एसेट्स पे मार दिया। तो अब रशिया ने इतनी लंबी कुट लगाई है, उसने छोड़ा नहीं है कुछ यूक्रेन के अंदर, इतनी तबाही मचाई है, इतनी तबाही, हर चीज तहस नहस कर दी यूक्रेन में। तो और जो भी उनका एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, जो अमेरिका ने दिए थे उनको, यूरोप ने दिए थे, वो सब खत्म हो गए, तबाह बर्बाद हो गए हैं उसके अंदर। ये पहली शिकस्त थी उनकी। दूसरी शिकस्त जो हुई ये ग्लोबल नॉर्थ को, अमेरिकन उसको, उसके मुकाबले में, चाइना और रशिया के मुकाबले में, क्योंकि चाइना और रशिया ने, स्पेशली चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और पिछले 5 साल से पाकिस्तान को आर्म कर रहा था चाइना। उसमें टेक्नोलॉजी, इसमें आपके फाइटर जेट्स दिए हैं, मिसाइल दिए हैं, उसमें एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें आपकी एवैक्स हैं, सब कुछ। ये जो जंग हुई थी, हमारी जंग तो खैर क्या हुई थी, स्कर्मिश हुई थी ये 4 दिन की। इसमें इन्होंने इंडिया को 5 साल से ये पंप किया था और चढ़ाया था, इनका ये ख्याल था, और ये जो कराया था ये अमेरिका के इशारे पे ही हुआ था, किया था इंडिया ने। इनका ये ख्याल था कि इंडिया विल एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ इमर्जिंग पावर, इमर्ज पावर अगेंस्ट चाइना। ये हो गया उल्टा, हमारे पायलट्स ने तबाही फेर दी, मार के इनके 6 जहाज गिरा दिए। और ये जो पूरा जो मॉडर्न वॉरफेयर है, ये बात साबित हो गई कि चाइना, इंडिया इज नोवेयर नियर द स्किल लेवल एंड कैपेबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो वो डिटरमिन हो गया। अब तीसरी जो जंग इन्होंने छेड़ी थी, वो आपको मालूम है, ये जरा याद रखिएगा, 20 साल से इन्होंने ईरान को आइसोलेट किया हुआ है, सैंक्शंस लगाए हुए हैं, हर तरह की पाबंदियां लगाई हैं, उसको तेल नहीं बेचने देते अपना, कोई दुनिया का मुल्क उसको कुछ बेच नहीं सकता, कोई उससे कुछ खरीद नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड पिछले 30 साल से इसराइल को इन्होंने इतना पंप किया है, इतना पंप किया है, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट F-35 हुए, या इनका आयरन डोम हुआ, इसमें स्लिंग ऑफ डेविड है, जिसमें अब हर तरह के मिसाइल सिस्टम, लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम भर दिया इन्होंने इसराइल को। हर साल अमेरिका $10 बिलियन पंप करता है इसराइल के अंदर, क्योंकि उनको तो इतनी सकत नहीं है कि वो अपनी ऑन देयर ओन खड़े हो सके। अब जब इनको ये लगा कि अब ये स्टेज पे पहुंच गया है इसराइल, कि ये तो उड़ा के रख देगा, क्योंकि ईरान कमजोर हो गया है और इनके पास कुछ है नहीं, लेकिन ये भूल गए कि चाइना और रशिया ने बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जिस तरह यूक्रेन को किया, उस तरह वो ईरान को भी 20 साल से उनको असला प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो शिकस्त हुई है, ये बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि देखिए इजराइल का जो इन्होंने मिथ कायम की हुई थी वो टूट गई है। ये जो टोटल बदमाशी थी, और अमेरिका क्या करता था कि इजराइल के मुकाबले में अगर कोई जरा भी खड़े होने की कोशिश करे, जैसे इराक, जाओ जाके तबाह कर दो उसको, लिबिया जाके तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, जिस जिस मुल्क ने कभी थोड़ा, सीरिया जाके तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, अमेरिका ने किया। तो ये जो इन्होंने इतना कुछ किया था, उस, अब देखिए ना, अगर आप प्रवीण स्वानी को पढ़ें, प्रवीण स्वानी ने बहुत अच्छी खूबसूरत बात की है। उसने कहा कि जो
हशर इंडिया का हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, वही हशर इजराइल का हुआ है। इजराइल के साथ हाँ, एग्जैक्टली वही हुआ है कि आप आए थे बड़ी फन्ने खान बन के और बदमाशी आप जो है हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, तो वो नहीं हुआ 8 जहाजों के साथ, वो बेड़ा रख करके हाथ में दिया। एग्जैक्टली वही हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, यानी यूं समझे कि वो इजराइल का ऑपरेशन सिंदूर था, वो उनका भी मचा दी है। ठीक है। अच्छा जी, आखिर में जरा थोड़ा सा मुख्तसरन हम जरा बात कर लेते हैं। एक न्यू स्टार जो बॉर्न हुआ है न्यूयॉर्क में, वो बहुत उन्होंने एक तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, और वो है ज़ोहरान ममदानी साहब। ये 33 साल की उम्र है इनकी, और ये जनाब बेसिकली इनके जो वालिद साहब हैं वो गुजरात इंडिया से हैं। इनकी जो वैसे ये युगांडा में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी जो वालदा हैं वो हिंदू हैं, इनके वालिद साहब जो हैं वो शिया मुस्लिम हैं। तो ये सेकुलर घराने में किस्म के वो पैदा हुए, लेकिन इन्होंने थरथली डाल दी है। इन्होंने कल एंड्रू कोमो जो कि साबिक गवर्नर हैं, उनको डेमोक्रेटिक प्राइमरी में बड़ी शिकस्त दी है, जो कि बहुत बड़ा एक अपसेट हुआ है, और जिसके ऊपर ट्रंप साहब भी बोल उठे हैं और उन्होंने कहा कि इससे बचो, ये 100% कम्युनिस्ट ल्यूनेटिक है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, मैंने ना इनकी डिबेट्स सुनी है। अभी ये जो बाय द वे हम जैसे क्लैरिफाई कर दें चीज को, अमेरिका में 2 स्टेज में इलेक्शन होते हैं, ये पहला स्टेज था। हाँ, ये प्राइमरी है। प्राइमरी कहलाते हैं, इसमें जीत गए हैं, लेकिन अब ये नवंबर में इलेक्शन होगा। नवंबर में इलेक्शन होगा, लेकिन न्यूयॉर्क से हमेशा डेमोक्रेटिक जीतते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक स्टेट है ये। हाँ, तो इसका बहुत ज्यादा इसका चांस है कि ये पहले मुसलमान मेयर होंगे न्यूयॉर्क के, और न्यूयॉर्क का मेयर होना एक बहुत बड़ी चीज है। न्यूयॉर्क का जो मेयर होता है वो सबसे बड़ा, न्यूयॉर्क इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और वैसे अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है हर तरीके से। मैंने ना कसाना साहब इनकी डिबेट सुनी है, जो इनकी इंटरनल डिबेट, ये बहुत अच्छा बोलता है वैसे। ये ना सिर्फ बहुत अच्छा बोलते हैं, ये इतने उसूली आदमी हैं कि जब इनकी डिबेट हो रही थी तो 11 कैंडिडेट थे, उन सबसे वो जो, और ये अमेरिका में बड़ा टिपिकल अंदाज है, वो हर एक से पूछ रहा था, आप जब इन्हें माइक्रोफोन लेके कि जब आप अगर इलेक्शन जीत गए तो आप क्या करेंगे, क्या आप इजराइल जाएंगे? तो हर आदमी, हर कैंडिडेट ये कह रहा था, हाँ, इसने कहा था कि नहीं जाऊंगा। जैसे ही मैं इलेक्शन जीतूंगा मेरा पहला काम ये होगा कि मैं इजराइल जाऊंगा और मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूंगा, और ये जो हमास ने बदमाशी की है, गुंडागर्दी की है। जब इनकी बारी आई तो इन्होंने ये कहा कि मैं कोई इजराइल का मेयर का इलेक्शन नहीं लड़ा भाई, मैं न्यूयॉर्क के इलेक्शन का, मुझे मैं न्यूयॉर्क में फोकस करूंगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि मोदी के बारे में भी इन्होंने कहा था। इसने पहला, ये वाहिद आदमी, इसने खुल के कहा है कि मैं फलस्तीनियों के साथ हूं। इजराइल ने जो जेनोसाइड किया है गाजा के अंदर, मैं उसे कंडेम करता हूं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात, प्लेटफॉर्म से ये शख्स इलेक्शन लड़ा है। और ये शायद लोगों को ये भी बताने की जरूरत है कि न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा यहूदी जो इसराइल के अलावा रहते हैं, वो न्यूयॉर्क में गढ़ है यहूदियों का, और वहां पे ये बात करना जो है ना, ये बहुत बड़ा रिस्क लेने वाली बात है। लेकिन बहरहाल देखते हैं इसका क्या होता है। लेकिन एक बात आपको मैं कह दूं चलते चलते, कि आपको ये क्रेडिट अमेरिकन को भी देना पड़ेगा, अमेरिकन शहरियों को, कि एक मुसलमान को जो खुल्लम खुल्ला ये कह रहा है कि मैं पैलेस्टीनियंस के साथ हूं, मैं गजा के साथ हूं, मैं इजराइल ने जो जुल्म जाती नहीं, इसके कोई शक नहीं है। हम इनका इंशाल्लाह इनके ऊपर उसको वोट दिया है और उसको अब मेयर बनाएंगे न्यूयॉर्क, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसको हम इंशाल्लाह करेंगे कवर और करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच असद भाई, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।